हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और अभी तक हमारे जो स्टाफ है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। स्टूडेंट्स को भी मेरा यही कहना है कि वो इस मुश्किल दौर में भी अपना मोटिवेशनल लेवल बना के रखें, डिसिप्लिन बना के रखें, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस जो कोविड में हुआ है वो डिसिप्लिन का हुआ है। क्योंकि वो जब नॉर्मल स्कूलिंग नहीं होती है तो बच्चे कब उठते हैं, कब पढ़ते हैं, कब, तो उसमें डिसिप्लिन बना के रखें। जैसे ही हमारे नॉर्मल स्कूलिंग होगी तो हम एक बेसलाइन सर्वे भी कराएंगे कि कहाँ कितना लॉस हुआ है, तो उस जो भी लॉस हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। उसमें चाहे ब्रिज कोर्सेज करने पड़े, चाहे और कुछ करना पड़े, तो वी विल फुलफिल दैट। दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोविड ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं पढ़ाई पे भी इसने बहुत बुरा असर डाला है। पिछले एक लंबे समय से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और ऐसे में पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान हैं। सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इंट्रोडक्शन किया गया टेक्नोलॉजी का, ऑनलाइन क्लासेस का। लेकिन बहरहाल बच्चे जिस हिसाब से घरों में कैद हो गए हैं और उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी थी जो ख़त्म हो गई है, वो भी एक परेशानी का सबब जो है वो बना है। कोविड में एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या कुछ हो रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रविशंकर शर्मा, जो कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही बात की कि कोविड ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, हमने देखा कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हुई है, उसी तरह से बच्चों की पढ़ाई जो है वो भी पिछले एक लंबे अरसे से जो है मुतासिर हुई है। मैं तो ये कहूँगा कि ये एक सेटबैक होगा बच्चों की एजुकेशन को लेकर, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन बच्चों को स्कूल में जाकर मिलती है वो हम ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए जो है वो नहीं मान के चलें कि बच्चे जो है वो पूरी तरह से वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं जो वो स्कूल में करते थे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है आप भी इस चीज़ को लेकर चिंतित होंगे। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा कि कोविड की तीसरी वेव चल रही है और ऐसे में ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? कोविड ने अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को मुतासिर किया है तो वो हमारे स्कूल एजुकेशन, जो बच्चों की एजुकेशन है, वो सबसे ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट हुई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि बस जो बच्चे हैं उनका काफ़ी लॉस हुआ है पढ़ाई का। और लेकिन हमारे लिए भी ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है, अभी भी चल रहा है। और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस चैलेंज को हम अच्छी तरह से इसका सामना करें और जितना हो सके बच्चों तक पहुंच के उनका जो पढ़ाई का लॉस है कम से कम करें। तो इसमें हमने कई तरह के इनिशिएटिव लिए हैं जिसमें हमने बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की है। तो मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए हमने इसमें। तो शुरू से मैं बताऊं कि जब ये कोविड की वेव चली थी तो उस टाइम एकदम से क्लासेस वगैरह बंद हुई थी। तो उसके बाद धीरे से जब लॉकडाउन वगैरह खुला था तो उसके बाद हमने काफ़ी चीज़ें पे सोचा कि क्या किया जाना चाहिए और काफ़ी इस पे सोच विचार हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का काफ़ी विस्तार हुआ है, तो उसके चलते हमने ये निर्णय लिया कि हम ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमारे कंट्री में बाकी जगह भी स्टार्ट हो गई थी। इसके साथ साथ हमारे जो कुछ और इनिशिएटिव थे, लाइक कम्युनिटी क्लासेस में भी खासकर हमारे जो दूर दराज के बच्चे थे उनको कम्युनिटी क्लासेस के ज़रिए भी कोशिश की गई उन तक पहुंचने की। और जो तीसरा एक मेजर जो इनिशिएटिव हमने लिया था वो था टेलीविज़न और रेडियो क्लासेस। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि इस साल हम पिछले साल 2021 में हमने लगातार 4-5 महीने जो है वो रोज़ की हमारी 4 टेलीविज़न क्लासेस होती थी, 4 9वीं 10वीं के लिए और 4 होती थी 11th-12th के लिए, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कश्मीर ने की थी। तो 9th-10th के लिए हमने की थी, 11th-12th के लिए वो करते थे टेलीविज़न क्लासेस। तो इस तरह से हमने 9th, 10th, 11th, 12th सारी क्लासेस कवर की और सारा सिलेबस हमने उसमें पूरा किया है। इसके अलावा साथ साथ में हमने जो है 5th to 8th के लिए जो है वो रेडियो क्लासेस हमारी थी रोज़ के, उसमें भी 4 हमारे
क्लासेस होती थी और पूरे जो है हमने जितने भी यहाँ पे ट्रांसमीटर चैनल्स जितने भी ऑल इंडिया रेडियो के हैं सारों का इस्तेमाल करके हमने कोशिश की कि हम कोने कोने तक पहुँचे और बच्चों को जो है उनके जो चैप्टर्स है वो उसमें भी हमने पूरे सिलेबस उनका पूरा वो कराया। इसके अलावा फिर वो हमने अपनी कुछ और भी इनिशिएटिव लिए थे, जैसे यूट्यूब चैनल है, जैसे हमारा सरल ऐप करके एक ऐप बनाया था हमने बनाया हुआ है, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें जितना भी कंटेंट है ये उस पर चढ़ा दिया हुआ है और बच्चों के लिए कंटेंट का एज फार एज कंटेंट इज़ कंसर्न उसकी कोई कमी नहीं है। इसके अलावा हमारे और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं, दीक्षा है और भी है, जिसमें कि वो कंटेंट्स जो है क्लास वाइज पूरे चढ़े हुए हैं। और जहाँ तक छोटी क्लासों का ताल्लुक है वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि काफ़ी जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने मटेरियल खासकर दूर दराज के गांव में बच्चों के घरों तक भी पहुंचाया, बाय हैंड पहुंचाया लर्निंग मटेरियल और असेसमेंट भी उनकी की थी। तो इस साल जो हमारे जो एग्ज़ाम हुए अभी विंटर जोन में, तो ये सारे के सारे ऑफलाइन हुए हैं, यानी कि ये क्लासरूम्स में हुए हैं। तो एक तो ये पूरा एक ओवरऑल सिनेरियो मैंने बताया जिस तरह से हमने कोशिश की है कि इस कोविड के दौरान हम बच्चों तक पहुँचे, उनकी पढ़ाई का कम से कम लॉस हो और उनकी असेसमेंट भी प्रॉपर हो। डॉक्टर साहब, पढ़ाई के अलावा अगर हम देखें तो जैसे मैंने कहा कि जो माहौल बच्चे को स्कूल में मिलता था वो माहौल घर में नहीं मिल सकता है, तो ऐसे में सिर्फ पढ़ाई एक चैलेंज नहीं है, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बच्चे का जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर था स्कूल के लिए वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। मतलब मैं अपने ही घर की बात करूं, मेरे घर में भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने तो स्कूल अभी देखा ही नहीं और वो ऑनलाइन क्लासेस, वो माहौल, वो चीज़ें जो है वो पूरी तरह से डिफ़र हो रही हैं। तो ऐसे में क्या आप ये भी मानते हैं कि जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ा है वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं या ये एक अल्टरनेटिव नहीं है जो नॉर्मल हमारी क्लासेस हैं, लेकिन इस जो महामारी के दौरान हमारे पास जो बेस्ट अल्टरनेटिव था वही उसको हमने चूज़ किया, लेकिन ये उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक नॉर्मल स्कूल का माहौल होता है जहाँ पे बच्चा सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि और भी सोशल जो उसके एक्टिविटीज़ करता है, इंटरेक्शंस करता है, एक उसका पूरा एक जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है वो ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से नहीं हो सकता। तो इसमें तो मैं भी आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मैं जैसे मैंने कहा कि जो हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव था, जितना कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की है। लेकिन साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको और भी बता दूं कि इस दौरान जो एक माहौल बना उससे निपटने के लिए हमने कुछ काउंसलिंग वगैरह के जो माध्यम से बच्चों तक हम पहुँचे हैं। कई दफ़ा बच्चे कुछ डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते थे या कुछ होता था, तो एक हमारा एक चैनल शुरू किया गया जैसे आओ बात करें, वो एक काउंसलिंग एक हेल्पलाइन है और हमने साथ साथ एक पूरा एक जाल बिछाया हुआ है अपने काउंसलर्स का स्कूलों में। तो हर स्कूल में हमारे काउंसलर्स भी हैं, तो बच्चे वहाँ जाके ऑफलाइन भी बात कर सकते हैं बट ऑनलाइन भी वो सीधा एक तो हेल्पलाइन के ज़रिए करते हैं और टाइम टू टाइम हमारी काउंसलिंग के सेशंस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। क्योंकि मैं एक बात बताऊं कि हालांकि कोविड रहा लेकिन उसके बावजूद जो हमारे नॉर्मल शेड्यूल था एक्टिविटीज़ का, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोषण माह होता है या कोई काउंसलिंग के हमारा पूरा एक एनुअल कैलेंडर बनता है, कभी हम टोबैको डे पे कोई बात करते हैं, कभी हम नो एडिक्शन पे या उस पे बात करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ चलती रही हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, जैसे योगा डे था तो अपना वो पूरा एक वीक फोर्टनाइट मनाई थी और उसमें हमारे फेसबुक चैनल पे लाइव होता था और उसमें मैं आपको बताऊं कि लगभग 10,000 बच्चे और टीचर्स जुड़ते थे। तो उस तरह से हमने कोशिश की है कि वो अपने घरों से ही जुड़ते थे और वो एक्टिविटीज़ करते थे जो हम उनको बताते थे। तो योगा डे पे भी ये काफ़ी अच्छा
हमारा वो रहा। उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी आप लें तो आप जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, इसमें भी बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा तो ले ही रहे हैं। तो हालांकि वी आर टेकिंग ऑल केयर ऑफ कोविड प्रिकॉशंस, बट कोशिश हमारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी हो ताकि बच्चों को जब वो वापस ये नॉर्मल स्कूलिंग हो तो वो फिर से उसी माहौल में उनको ढलने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। डॉक्टर साहब, एक बात जो एक आम शिकायत है वो ये है कि बच्चों के बारे में डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से चिंतित है, लेकिन जहाँ तक स्टाफ की बात करें तो स्टाफ के बारे में जो है वो डिपार्टमेंट बहुत कम सोच रहा है। प्राइवेट स्कूल्स जो है वो ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड कर रहे हैं और जो उनका स्टाफ है उनको ये लिबर्टी दी गई है कि वो घर से क्लासेस जो है वो कराएं, लेकिन यहाँ सरकारी स्कूलों में डिपार्टमेंट जो है वो ज़िद पे अड़ा है कि स्टाफ को जो है वो स्कूल जाना है, वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस होगी। ऑल्दो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें, घर और स्कूल का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्कूल से बेहतर है। तो ऐसे में जो स्टाफ को हम रिस्क पे कर रहे हैं, क्या उसके बारे में कोई विचार? नहीं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा 100% स्टाफ जो है वो डबल वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो वो दे आर फुली कवर्ड। अब जैसे आपको मालूम है कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का भी हमारा वैक्सीनेशन, फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो है वो कवर हो चुके हैं उसमें भी। सो एज फार एज रिस्क इज़ कंसर्न, वो सब जो है मैक्सिमम हमारा इनफैक्ट 100% स्टाफ, एज फार एज स्टाफ इज़ कंसर्न, दैट इज़ वैक्सीनेटेड। बट उसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि हमारे जो गाइडलाइंस रहती हैं स्कूल के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, ये स्टेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी जो चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में मिलती है, उस सब बातों को ध्यान में लेती है। क्या कितना इन्फेक्शन रेट है, कितनी फैटलिटी है, जितना भी डाटा अवेलेबल होता है उसके बाद उस पर वो कोई फैसला लेती है कि क्या करना चाहिए। तो अभी जो ये स्टाफ का स्कूल में आने का फैसला है, ये हमारे कोविड गाइडलाइंस जो निकली है उसमें ये दिया गया है और वो स्टाफ आ रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ये थोड़ा सा ये भी बता दूं कि एज फार एज आई एम कंसर्न कि हमारे लिए मॉनिटरिंग जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे और है, उनके लिए मॉनिटरिंग करना थोड़ा इजी हो जाता है कि स्टाफ वाकई बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, उनका जो वो लेक्चर्स ले रहे हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, या इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि कम्युनिटी क्लासेस भी हम ले रहे थे। तो स्कूल में जब वो स्टाफ आते थे तो कम्युनिटी क्लासेस वो स्टाफ ही लेते थे, तो इसलिए वो उनके जो ज़रूरत तो लग रही थी कि उनको आना चाहिए। बट इस पे कोई भी अगला फैसला जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की है वो ले सकती है। तो फिलहाल तो मेरे को लगता है कि ये अभी कंटिन्यू रहेगा। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि जैसे अभी हम एक मेंटरिंग का सिस्टम कर रहे हैं जहाँ पे टीचर जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए मेंटर बनेगा और वो उसका पूरा करियर तक जो खाकर शुरू से लेकर एंड तक उसका पूरा मेंटरिंग करेगा। तो उसके तहत हम एक LMS जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें कि ऑनलाइन क्या उसको पढ़ाया जा रहा है, प्लस उसमें असेसमेंट क्या आ रही है, वो असेसमेंट करेगा, वो जैसे पेपर देगा, चाहे ऑनलाइन देगा, चाहे वो अपने पेपर चढ़ाएगा। तो LMS के तहत हम पूरी हमारे को मॉनिटरिंग ईजी हो जाएगी। तो जब ये आ जाएगा तो फिर उस टाइम शायद इस पे दोबारा से सोचा जा सकता है। फिलहाल मेरे को लगता है कि अभी तक तो कोविड गाइडलाइन के तहत उन्हें स्कूल आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ऑफ लेट देखें तो दिल्ली में सरकारी स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत बेहतर किया गया है। बल्कि मैंने तो एक आर्टिकल में ये भी पढ़ा कि जो आजकल एजुकेशनल मॉडल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों से लिया जा रहा है कि इतने बेहतर उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को किया है, और उसका रिज़ल्ट उनको ये मिला कि जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो और ज़्यादा जो है वहाँ पे होने को लगी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अब अभी हम बहुत पीछे हैं। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ गवर्नमेंट या आपका फोकस, और उसके अलावा एक बड़ी आम शिकायत रहती है पीने के पानी और वॉशरूम्स की। तो हम तो दावा करते हैं, जैसे जल शक्ति डिपार्टमेंट को ये मैंडेट दिया गया है कि हर सरकारी बिल्डिंग में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे पीने का पानी जो है वो पहुँचाना है। तो क्या
आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई जहाँ पे स्कूलों तक जो है वो पानी, पीने का पानी जो है वो पहुँच चुका है? मैं बताऊं कि अभी पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी के निर्देश के अनुसार ये एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी, जिसमें कि हर स्कूल में टॉयलेट्स और पानी जो है वो मैंडेटरी, उन्होंने निर्देश दिया था कि हर स्कूल में ये पहुंचने होने चाहिए। तो उस तहत एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी। तो टॉयलेट्स की मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट मतलब वी हैव कवर्ड 100% टॉयलेट्स एंड आल्सो वाटर, जल शक्ति मिशन के तहत उसमें भी पानी जो है वो हर स्कूल तक पहुंच गया है। अब कुछ स्कूलों में ये है कि अंदर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी पेशी थी, तो उसके लिए भी अलग से एक बहुत एक एक्सरसाइज की जा रही है, जिसके तहत वहाँ पे सम्स हों, ऊपर टैंक्स हो पानी रखने के लिए, और वो सारी जगह उसके आउटलेट्स वगैरह जो है टॉयलेट्स में हो, बाहर पीने का पानी अलग से हो। तो वो सारी जहाँ जहाँ पे इस चीज़ की कमी है वो भी एक एक्सरसाइज चल रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी अगले 5-6 महीनों में ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन प्लेस होगा। बाकी जहाँ तक आपने बात की, दिल्ली का एग्जांपल दिया आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ 2 सेक्टर्स हैं एजुकेशन के, एक तो जिसको हम एलिमेंट्री बोलते हैं और एक सेकेंडरी। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल्स और हाई स्कूल्स आते हैं, तो वहाँ पे मोर और लेस हमारा हालत बेहतर है। तो जो एलिमेंट्री सेक्टर है वहाँ पे थोड़ी कमी पेशियाँ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं। तो इसमें मैं ये आपको बताऊं कि जैसे अभी पिछले साल जो है एक हमने यहाँ पे एक कैपेक्स में प्रोजेक्ट लिया है, जिसमें हमने हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 7 करोड़ प्लस माइनस फ्यू लैक्स, तो उसमें एक अच्छा, बहुत अच्छा स्कूल जो है वो तजवीज़ किया था, उसकी डीपीआर बनाई है और उसको हमने कंसर्न एजेंसी को दे दी है बनाने के लिए। तो इस तरह का हर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही अच्छा मॉडल स्कूल, ताकि बाकी स्कूल भी उसी को देख के उसी तरह के बने। उसके अलावा नॉर्मल हमारे जो कैपेक्स में भी सेकेंडरी स्कूलों में किसी तरह का कोई कमी पेशी रहती नहीं है। जहाँ पे भी स्कूलों की कोई कमरे की कमी है, लैब्स की कमी है, तो वो हम करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी पेशी नहीं है। हाँ, ये है कि जो कंसर्न प्रिंसिपल हैं, सीईओज हैं, जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर, जेडीओज हैं, दे शुड प्रोजेक्ट इट। थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि हमारे जो एलिमेंट्री सेक्टर है, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं और जो हमारे मिडिल स्कूल्स हैं, वहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट्स की अभी ज़रूरत है, या उधर थोड़ा सा जो कि वो डिस्ट्रिक्ट प्लान से कवर करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा हम एफर्ट देंगे इस बारी, ताकि हमारे जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं, या अपर प्राइमरी स्कूल्स बोलते हैं, तो उनको भी हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें। और सेकेंडरी में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि समग्रा में भी हम काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, जैसे कि हमारे कई जगह आर्ट एंड क्राफ्ट रूम्स बन रहे हैं, या कई जगह हमारे ACR एडिशनल क्लासरूम्स बन रहे हैं, हॉस्टल्स बन रहे हैं। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर समग्रा में भी काफ़ी हम बना रहे हैं। तो इस तरह के जो पूरे एफर्ट्स तो चल रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में आप ज़रूर देखेंगे एक बहुत तब्दीली आएगी इसमें, एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ कंसर्न्ड। डॉक्टर साहब, दूसरा देखें तो टीचर्स और मास्टर्स की सीनियरिटी लिस्ट जो थी वो बड़ी देर से पेंडिंग थी, वो भी एक आम डिमांड थी, और उसके ऊपर जो है वो डिपार्टमेंट ने काफ़ी काम किया। उसमें जानना चाहूँगा कि कहाँ पहुँचे हैं आप, और कब तक उम्मीद रखें कि आप फाइनल लिस्ट जो है वो पुट करेंगे? मैं इसके बारे में पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि देखिए, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो ये है, तो मैनुअली इसको संभालना वाकई बहुत मुश्किल है, कि अगर आप मैनुअली हर किसी का रिकॉर्ड रखते हैं और उसको फिर बाद में कभी प्रमोशन होनी है, उसका रिटायरमेंट होनी है, उसका GPF करना है, तो वो बहुत, तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी इसमें जो है प्रगति हुई है। जैसे एक तो मैं बताऊँ आपको, CPIS सिस्टम आ गया था, जिसमें कि हमारे आजकल हर पूरा सर्विस रिकॉर्ड हमें ऑनलाइन अवेलेबल होता है। यहाँ पे हमने एक इनिशिएटिव लिया आधारशिला का,
जिसमें कि हमने पूरा कोशिश की है कि अपने स्कूल से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो उसमें हमारा रहे। जैसे स्कूल में कितने कमरे हैं, कितने टीचर्स हैं, वो कितने मास्टर्स हैं, कितने, पूरा ऑलमोस्ट ऑल डाटा इज कवर्ड अंडर दैट, इज अवेलेबल इन दैट आधारशिला। उसमें अभी भी काम चल रहा हो और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें बेहतरी करें। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब ऑनलाइन सारी चीज़ें हमें मिलने लग गई हैं तो हमने उसके बाद ये सारा जो जैसे मास्टर्स के पूरा एक कॉमन सीनियरिटी लिस्ट होनी चाहिए थी क्योंकि उनको प्रमोशन होती है एज हेड मास्टर, एज लेक्चरर्स, तो वो हमने पूरी की पूरी लगभग 8,500 से ज़्यादा मास्टर्स की हमने यहाँ पे तैयार कर दी है और अपनी वेबसाइट पे भी चढ़ा दी है। उसके अलावा जो टीचर्स हैं, अब 10 डिस्ट्रिक्ट्स के हर एक का अपनी अपनी सीनियरिटी होती है टीचर्स की, बाद में उनकी एक कॉमन सीनियरिटी भी चाहिए ताकि उनको जब हमने प्रमोट करना है एज मास्टर्स तो एक कॉमन सीनियरिटी लिस्ट में, तो ये उसका वो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीनियरिटी है वो तैयार कर दी गई है। अब उसको हम मर्ज करके एक कॉमन सीनियरिटी तैयार करें जो अगले 10-15 दिन में हो जाएगी। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं उससे ये हुआ है कि अब आने वाले कई सालों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा कि अब प्रमोशन करनी है तो बार बार हम जो डाटा लेते थे टीचरों से, सीईओ से, जेडीओ से, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमारे कुछ कार्डर्स हमारे सेक्रेटरीट से जो होते थे वहाँ से हम मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पे भी इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा डीपीसीज हुई हैं, प्रिंसिपल्स रेगुलराइज हो गए हैं, काफ़ी लेक्चरर्स और अब हेडमास्टर्स भी रेगुलराइज होने वाले हैं। अभी थोड़े दिनों में जो हमारे मास्टर्स कुछ जो हैं वो हेडमास्टर्स और बनने वाले हैं क्योंकि हमारे हेडमास्टर्स की काफ़ी पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो जितना काम मेरे को लगता है, जितनी प्रमोशंस या जितनी रेगुलराइजेशंस वगैरह 2021 और अब हो रही हैं तो काफ़ी सालों से नहीं हुई थी। डॉक्टर साहब क्या मानेंगे, जैसे आपने कहा कि आज आपके हर स्टाफ का डाटा जो है वो डिजिटली अवेलेबल है आपके पास, क्या उससे ये रिफॉर्म्स आए हैं और परफॉर्मेंस मिल रही है आपको? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन इन सब चीज़ों को कंपाइल करना, उसको करना, वो तो एक स्ट्रॉन्ग विल पे करता है। तो जैसे कि हमें भी ऊपर से पूरा निर्देश है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, एलजी साहब, तो एडवाइज़र साहब, तो सबकी मंशा यही है कि इसको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो हम वो एक स्ट्रॉन्ग विल पावर से ये सारा कुछ संभव हो पा रहा है और मेरे को लगता है कि आगे वी विल बी एबल टू डू मच बेटर। डॉक्टर साहब, पास्ट में जो तजुर्बा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर का रहा, तो उसमें आपके दफ्तर के बाहर बहुत लंबी लंबी कतारें, और हमने देखा था कि बहुत बार तो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी हो जाते थे क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा रश होता था। आज मैं वो क्राउड वगैरह जो है वो नहीं देख रहा हूँ। आज सुबह से जब हम यहाँ आए तो हमें तो कोई भी विजिटर जो है वो नहीं मिला। तो ऐसे में क्या ये एनुअल जो आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो उसका असर है या आपने सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया है? देखिए, यहाँ पे आने की ज़रूरत क्यों पड़नी चाहिए किसी को भी? अगर सारा कुछ आपको अपनी जगह पे मिल रहा है, आपने अप्लाई किया जीपीएफ के लिए और आपको पता है कि मेरा नंबर फलाना है, मेरे वेबसाइट पे मैं उसका लिस्ट चढ़ जाती है कि कौन कितने केस आए, कितने सैंक्शन हो गए, किस किस का सैंक्शन हो गया, ना आपको क्लर्क को पूछने की ज़रूरत है, ना यहाँ आने की ज़रूरत है। इसी तरह आपका सर्विस रिलेटेड कोई मैटर है, वो भी यहाँ पे आप कि जब अगर आपने अप्लाई किया है, आपको पूरा पता है। हमारा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पूरा ई ऑफिस है हमारा, लगभग 1-1.5 साल से सारी फाइलें हमारी ई ऑफिस पे होती हैं, सारा अवेलेबल रहता है। इसी तरह हमारी जैसे ट्रांसफ़र के लिए एक बहुत बड़ा इधर रश रहता था, तो ट्रांसफ़र जब से एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव की है तो वो साल में एक दफ़ा या उसके बाद थोड़ी सी कोई मॉडिफिकेशन वगैरह हो तो वो होती है, तो सबको पता है, वो अपने हिसाब से वो अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन हम करते हैं, तो यहाँ आने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब मेरे को पूरा उम्मीद है कि आगे भी नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे सिस्टम को हम और इम्प्रूव करेंगे तो उस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे आने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और ना ही सीईओ ऑफिस में आने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। हर किसी को उसका हक जो है वो मिलना चाहिए, उसके हिसाब से जब उसकी प्रमोशन का टाइम हो प्रमोशन हो, ट्रांसफ़र्स में ट्रांसपेरेंसी हो, हर चीज़ में जब इस तरह का माहौल होगा तो किसी को आने की ज़रूरत ही नहीं है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा फोकस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, तो जम्मू कश्मीर में हम कहाँ, खासकर जम्मू की बात करें तो न्यू नहीं, एजुकेशन पॉलिसी इसमें हमने काफ़ी इनिशिएटिव दिया हमारी गवर्नमेंट ने, जैसे एलजी साहब ने और एडवाइजर साहब और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने, तो काफ़ी शुरू से ही काफ़ी इस पे फोकस रखा है कि ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। आपको पता होगा ऑनरेबल एलजी साहब ने इसमें अनाउंसमेंट भी की थी किंडरगार्टन्स, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इसमें अनाउंसमेंट की थी। तो एक मेजर जो उसका इनिशिएटिव है वो है प्री प्राइमरी क्लासेस स्टार्ट करने का। तो हमें निर्देश दिया गया है कि हमने जो है अगले सेशन से हर स्कूल में जो है किंडरगार्टन स्टार्ट करने हैं। तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी भी जैसे हमारे विंटर सेशन के जहाँ पे एडमिशन्स हुई तो वहाँ पे हमने प्री प्राइमरी की भी की हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत से इनिशिएटिव्स हैं इसमें। हमारे सिलेबस का रिव्यू हो रहा है, हमारे असेसमेंट्स के तरीके, एससीईआरटी एक नया आपको पता होगा जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे SIE हुआ करता था, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, तो उसकी वजह अब SCERT एक ऑटोनोमस बॉडी बना दी गई है जो कि काफ़ी हमारे करिकुलम्स वगैरह को रिव्यू कर रही है, देख रही है। उसके साथ साथ असेसमेंट्स के तरीके किस तरह से होने चाहिए, पढ़ाने के तरीके किस तरह से होने चाहिए, हमारे जो ट्रेनिंग है टीचर्स की वो किस तरह से होनी चाहिए, उसमें काफ़ी ट्रेनिंग्स उन्होंने कराई हैं और आगे भी कर रहे हैं वो इन कंसल्टेशन विद अस कि किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस चीज़ पे होनी चाहिए। तो वो उसमें काफ़ी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। और चूँकि यहाँ पे जो आगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सारा फोकस है कंसेप्चुअल लर्निंग पे, कि बच्चे को सिर्फ एक रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ एक रट्टा लगा दिया, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि कंसेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए। तो कंसेप्चुअल लर्निंग पे जो है वो अब टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से पढ़ाई करानी है, ताकि बच्चे में एक जो वो पूछने की आदत बने, सोचने की आदत बने, वो एक कंसेप्ट उसके क्लियर हो, और वो किसी भी चीज़ को जो है कोई भी जब हम उसको लॉज पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, तो सिर्फ ये नहीं कि एग्ज़ाम पास करना है, उसके दिमाग में वो आम जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें कहाँ कहाँ वो अप्लाई हो रहा है वो उसको वो पता लगना चाहिए। तो इस तरह की ट्रेनिंग धीरे धीरे करके अब टीचरों को भी दी जा रही है, क्योंकि अगर हमारे टीचर्स उस तरह के पढ़ाएंगे, उस तरह से पढ़ाएंगे जहाँ पे बच्चों के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तो तभी बच्चों का भी वो अवेयरनेस होगी और तभी बच्चे उस तरह की पढ़ाई कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिर में ये मुनासिब नहीं है आपके लिए कि आप सभी आपका जो स्टाफ है उनको एड्रेस कर सकें कोविड के इस दौर में, या फिर बच्चों के साथ मिल सके, तो हमारे ज़रिए आप अपने स्टाफ को, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और अभी तक हमारे जो स्टाफ है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। बड़ी मुश्किल हालातों में भी उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं आपको बताऊं कि हम जैसे हमारी और भी बहुत सी इंटरवेंशंस हैं, समग्रा की, मिड डे मील की, यूनिफॉर्म्स की, टेक्स्ट बुक्स की, तो उसमें हमारा स्टाफ ही इन्वॉल्व होकर वो घर घर तक पहुंचाया उन्होंने। कुछ DBT जो कराए हैं, हमारे जो नॉर्मल रूटीन के काम है वो बड़े अच्छे से चल रहे हैं। तो इसलिए जो मैं अपने स्टाफ को यही कहूँगा कि वो मोटिवेटेड रहे। मुश्किल टाइम है, ये टाइम भी निकल जाएगा और हमें और अच्छे से इसका मुकाबला करना है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स को भी मेरा यही कहना है कि वो इस मुश्किल दौर में भी अपना मोटिवेशनल लेवल बना के रखें, डिसिप्लिन बना के रखें, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस जो कोविड में हुआ है वो डिसिप्लिन का हुआ है। क्योंकि वो जब नॉर्मल स्कूलिंग नहीं होती है तो बच्चे कब उठते हैं, कब पढ़ते हैं, कब, तो उसमें डिसिप्लिन बना के रखें और अपनी पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दें। इसको जितना भी अगर लॉस हुआ है, जब जैसे ही हमारे नॉर्मल स्कूलिंग होगी तो हम एक बेसलाइन सर्वे भी कराएंगे कि कहाँ कितना लॉस हुआ है, तो उस जो भी लॉस हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। उसमें चाहे ब्रिज कोर्सेज करने पड़े, चाहे और कुछ करना पड़े, तो वी विल फुलफिल दैट। तो उसमें जो है मेरा उनसे यही कहना है कि वो अपना पूरा डिसिप्लिन बना के अच्छी तरह पढ़ाई करते रहें। और नेशनल लेवल पे जो है कंपटीशन, उसमें कोई ये नहीं चलेगा कि यहाँ कोविड था या क्या था, वो तो सबके लिए है। तो दे हैव टू परफॉर्म वेल एट नेशनल लेवल, एट स्टेट लेवल, एट UT लेवल। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। और मेरे को ये पूरी उम्मीद है
कि वो इस पे पूरा ध्यान देंगे और अपनी पढ़ाई का लॉस नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, और आने वाले समय में जो है वो बहुत रिफॉर्म्स जो है वो डिपार्टमेंट में आने वाले हैं, जहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है बच्चों के रिफॉर्म्स के लिए है, वहीं दूसरी तरफ जो डिपार्टमेंट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंट्रोडक्शंस जो है वो कर रहा है। स्टाफ के डेटा जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में जो है जो उनके इश्यूज़ हैं उनको जो है वो डिपार्टमेंट इमीडिएटली जो है वो एड्रेस कर सकता है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आप डिजिटली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9728253663। देखते रहिए टेक वन। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।